डाउनलोड कर देना, नोट करके रहो, ठीक है। तो हमारे पास जो पेपर है ये है मई जून 2021 और वेरिएंट है 1, ठीक है, पेपर 1 है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है भाई? लिस्ट ऑफ वेरियस काउंटर शोन इन दिस लिस्ट, एक्सेलरेशन, सी। डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, हाउ मेनी दीज आर वेक्टर्स? वेक्टर्स कितने हैं? सी का मतलब 4, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड द वेलोसिटी, 4 वेक्टर हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब टाइम हमें कीप करना होगा, हमारे पास 11-14 हो रहे हैं, ठीक है, और 12-14 तक का टाइम होगा हमारे पास, लेकिन आपको ये पेपर 12 तक कंप्लीट करना है, ये दिस शुड बी योर गोल, ठीक है। स्टूडेंट डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ फुटबॉल, सर्कमफेरेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? यहाँ पर कैलिपर, माइक्रोमीटर, रूलर या टेप, बताइए। टेप। टेप क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस बड़ा है, रूलर से भी बड़ा है, तो रूलर में ये होता है कि 1 मीटर का होगा तो सही है, यानी सर्कमफेरेंस फुटबॉल है ना, ये टेनिस बॉल होती तो शायद आप जो है वो सर सरकमफेरेंस तो वो उसकी बाहर के पूरे सर्कल होता है जी ना, तो वो जी, तो रूल से रूलर से नहीं मेजर नहीं होगा, हो सकता। रूलर स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, उससे नहीं जी। होगा। फ्लेक्सिबल रूलर भी आते हैं और ना। और कैलिपर से डायमीटर मेजर होता है। कैलिपर से डायमीटर मेजर होता है, डायमीटर सर्कमफेरेंस नहीं मेजर होगा उससे, और माइक्रोमीटर स्क्रू जी। से भी यही होगा, तो आपके पास ऑप्शन बचता है टेप, ठीक है, क्योंकि टेप जो है वो फ्लेक्सिबल होता है उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल भी, अपने हिसाब से उसको आप राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डी। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3। Here the train set off from a station at time t equals to 0, यहाँ से स्टार्ट हुई है। The graph shows how the distance between the train and the station varies with time। वो कह रहा है कि इनिशियली आप देखें ये ग्राफ जो है वो ये अप साइड राइज कर रहा है, लेकिन एक कर्व है ये, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट हमें देखना होगा, इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? नेगेटिव ग्रेडियंट है, ऊपर जाके 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जाके टर्मिनेट होगा यहाँ पर 0 वैल्यू पे। ग्राफ और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम इज योर वेलोसिटी स्पीड, ठीक है। So it is increasing, it is rising, the graph is rising, but the gradient is decreasing. It means that the speed is decreasing from 0 till t1। ऐसे ही है, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है जी ना। सर। कर्व में हमेशा हम डायरेक्शन के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है? अब ये टूवर्ड्स द y एक्सिस जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक खैर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which statement about the movement of the train between T1 and T2 is correct? T1 और T2 के बिटवीन क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगी? T1 से T2 तक आप देखें, आपका ग्रेडियंट डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन नेगेटिव, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। वो अलग बात है कि दोबारा T2 के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन T1 से T2 तक आपको ऐसे ही लग रहा है कि ये y एक्सिस को, नेगेटिव y एक्सिस को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? नेगेटिव ग्रेडियंट था, तो आपका डिक्रीज हुआ ग्रेडियंट, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? T1 से T2 तक आपकी स्पीड इंक्रीज हुई एक तरह की। तो हम देखते हैं स्पीड इंक्रीज वाला पॉइंट कौन सा है। डिक्रीज वाला ए और बी तो हमारे लिए पॉइंट नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, सी और डी में से आंसर होगा कोई। तो इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशन, अवे फ्रॉम द स्टेशन नहीं है, टुवर्ड्स द स्टेशन। क्यों? क्योंकि T1 अवे तक चला गया, अब वापस T2 की तरफ आ रहे हो तो दोबारा टुवर्ड्स द स्टेशन आ रहे हो, डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए डी, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन यहाँ पे था 0 पे, स्टेशन से मैक्सिमम पे गए दूर, अब वापस आ रहे हैं, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशन, तो 3 का आंसर होगा डी, राइट। जी सर। A coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q in the diagram. तो एक अपवर्ड फोर्स P है, एक डाउनवर्ड फोर्स Q है, ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस होगी, Q जो आपका वेट होगा। What happens to the force P and what happens to the resultant force before the coin reaches the constant speed? फोर्स P की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड रीच करने से सर पी इंक्रीज होगी। P इंक्रीज होगी, बिल्कुल P इंक्रीज होगी, क्योंकि P अपने आप को मेंटेन करवाएगी Q के बराबर, ठीक है। तो आपके और रिजल्टेंट फोर्स ऊपर एक्ट करेगी तो डिक्रीज होगी। रिजल्टेंट फोर्स, बिल्कुल। क्यों? वजह? सर क्योंकि वेट नीचे आ रहा होता है और हम्म जब रेजिस्टेंस ऊपर एक्ट करता है तो फिर वो उसको मोशन को अपोज करती है, ऊपर चली जाती है और वो नेगेटिव में चली जाती है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या होगा, इनिशियली जब आपके आप ये गिरेगा ना कॉइन, तो आपकी जो ग्रेटेस्ट फोर्स होगी वो क्यू होगी, वेट होगी, या वेट की वजह से गिरेगा। लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, जब वो जाहिर है नीचे गिरना शुरू होगा तो उस पर एयर कांटेक्ट में आएगी, तो एयर कांटेक्ट में आएगी तो एयर एक रिवर्स फोर्स लगाएगी अपवर्ड। तो अब क्या होगा, क्यू पहले लार्जेस्ट फोर्स थी और क्यू ही रिजल्टेंट फोर्स थी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ अगर, कि आपके पास वेट था लेट्स से 50 न्यूटन, ठीक है,
आप जैसे ही ये नीचे गिर रहा था तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स भी 15 न्यूटन थी। क्यों? क्योंकि और कोई फोर्स लगी नहीं रही थी इस पे, जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इस पे फोर्स पी एक्ट करना शुरू कर गई, ये वाली जो कि एयर रेजिस्टेंस है। पी फोर्स पहले समझोगे, पहले पी की वैल्यू आ गई 10, फिर इसकी वैल्यू आ गई 20, फिर इसकी वैल्यू हो गई 30, यानी कि बढ़ती जा रही है। जब ये बढ़ती जा रही है तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास? रिजल्टेंट पहले आ जाएगा 50 - 10, यानी कि 40। फिर ये बढ़ी तो 50 - 20 यानी कि 30। फिर रिजल्टेंट आ गया 50 - 30, तो ये आ गई 20। और एक वक्त आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो 50 - 50 इज 0। यानी कि आपकी रिजल्टेंट डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आपकी पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, गॉट ठीक इट? है सर। तो आपका आंसर होगा सी, फोर्स पी इंक्रीजिंग एंड रिजल्टेंट डिक्रीजिंग। क्योंकि इनिशियली रिजल्टेंट 50 था, यानी कि सिर्फ वेट था, अब वेट की अपोजिंग फोर्स आ रही है तो जाहिर है रिजल्टेंट तो दोनों का डिफरेंस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट इज शोन हियर मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हिच एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द सैटेलाइट। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ सैटेलाइट हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो कि यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो इसको क्या कहेंगे, डी। सही है, कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो दिस विल बी दिस। ठीक है, इसी की वजह से ये मोशन होती है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है। Which row shows the mass and weight of an object on Earth's surface? मास और वेट एक दूसरे के मल्टीप्लायर होते हैं 10 टाइम्स, तो देख लेते हैं किसमें 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा हुआ है। 2 × 10 = 20, ये नहीं है। 2 × 10 = 20, ये भी नहीं है। 5 × 10 = 50, ये भी नहीं है। 5 × 10 = 50, ये है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना मासूमाना सवाल है। Water is added to a measuring cylinder containing 100 cm³ of liquid paraffin। यानी कि सिनेरियो अगर आप देखते हो तो आपके पास एक लिक्विड पैराफिन है, ठीक है, कुछ यहाँ तक रखा हुआ, लेट्स सी, और ये जो है 100 cm³ है। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ पैराफिन इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या है, आज द वाटर इज एज द वाटर इज एडेड द लेवल ऑफ द पैराफिन राइजेस अप टू 150 cm³। तो 150 तक पहुंच गया तो उसका मतलब यहाँ पर पानी भी आएगा, वाटर भी आएगा, तो ये हो जाएगा 150 मार्क तक, राइजेस अप टू 150। इसका मतलब डेल्टा कितना है? डेल्टा आपका 50 का है, यानी कि वाटर का जो लेवल है वो 50 cm³। सही है। आपको कह रहे हैं द पैराफिन एंड वाटर डू नॉट मिक्स, व्हाट फाइनली इज द टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर। मास निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर का पैराफिन है, और पैराफिन का जो है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100, तो 100 है तो मास कितना आ जाएगा पैराफिन का, 0.8 × 100, ये हो जाएगा 80 ग्राम की आपके पास पैराफिन हो गया। वाटर का तो है ही 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 50 × 1 = 50, तो वाटर का मास हो 130। जाएगा, यस, वाटर का तो 50 × 1 हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर दो, 30, 80 + 50 is 130, 130 is your choice number 1 A। ठीक है, क्लियर है? जी सर क्लियर है। इस पूरे पेपर में ना 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन। 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना तो मैक्सिमम 1.5 मिनट तक लगा के फिर आगे निकल जाना, वरना बाकी सब आसान वाले रह जाएंगे। हॉरिजॉन्टल बीम इज पिवटेड एट एक्स, पिवट है एक्स पे, a mass of 200 ग्राम रेस्ट ऑन द बीम एज shown। यहाँ पे मास है 200 ग्राम, इसका मास है, ठीक है, यहाँ पे एक पोजीशन पर रेस्ट कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये डिस्टेंस कितना रख रहा है पिवट से, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बीम इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, राइट हैंड से 50 सेंटीमीटर है, 50, ओके सही है, ऑफ द बीम सही है। आगे चलते हैं आप, ये कह रहा था बीम इज बैलेंस, व्हाट इज द मास ऑफ द बीम। अच्छा भाई, बीम बैलेंस है तो इसका मास क्या होगा? बीम बैलेंस का मतलब ये है कि आपको लगाना है
आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। सर 400 लग रहा है, सॉरी 400 लग रहा है। कैसे, कैलकुलेशन बताओ ना। सर देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 200 किया, पिवट से लेकर वहां तक, फोर्स तक। उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अब जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसने कहा है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट हैंड ऑफ द बीम। 50 सेंटीमीटर अगर राइट हैंड से है, मतलब पिवट से वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय फोर्स लगाएंगे और फिर उसको इक्वेट कर देंगे 20 इंटू 200 से। तो इसका मास क्या है? 10 इंटू 10 इंटू एफ, एफ। क्योंकि सर वो सेंटर उसका मास तो अननोन है ना बीम का। अननोन है, ये आपके पास सही है। बेसिकली आपने पहले ये वाला मोमेंट लगाना है, ये मोमेंट आपका होगा डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आपको जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना है। क्लॉकवाइज मोमेंट में आपके पास जो एफ है वो फोर्स बनेगी जो अपवर्ड होगी, उसका डिस्टेंस 10 है, ठीक है, क्योंकि आपको कहा राइट साइड से जो है वो मास 50 सेंटीमीटर पे और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 60 है, तो 60 माइनस 50 इज 10, जो कि आपका मोमेंट आर्म हो जाएगा। सही है। तो यानी कि अननोन फोर्स अगर आपने निकालनी है तो इट इज 220 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10, तो इट विल बी लाइक दिस। और इसको फर्दर डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो मास आ जाएगा। सही है। 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। नहीं नहीं सर, इसको फर्दर डिवाइड बाय 10 थोड़ी करेंगे, वो 200 एक ग्राम्स मिनट, तो हमने अच्छा मास पहले लिया से हुआ ही है, होगा। हमने मास ही लिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो वो 10 से बैलेंस आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर जो है वो 400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको सिंपल दोबारा से रिकैलकुलेट कर लेते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के अंदर आपके पास जो है वो ये फोर्स आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका अगर आप मोमेंट आर्म लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है मीटर में, क्योंकि सारे मोमेंट आर्म्स आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो अच्छा, इसका आपके पास 200 ग्राम। सर देखिए कि हम लोग कैसे, हमें जो है ना चालाकी कर रहे हैं सर। ये ऐसा ही सेम सवाल जो है पीटू में वो 2 मार्क्स का देता है। हाँ, जहाँ पे तुम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा वो कन्वर्ट करना था मास, तो मुझे तो बहुत हैरानगी हुई कि यार पूरे साल हमने बताया कि कन्वर्जन करनी करनी है, तुमने तो कन्वर्ट किया था ना। सर कन्वर्ट मतलब? कोई क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे कि कहीं पे जो है वो मीटर या सेंटीमीटर को कन्वर्जन करनी थी, तो एक तो बच्चों ने कन्वर्ट नहीं किया था। अब मुझे एक्चुअल क्वेश्चन तो पता ही नहीं क्या आए थे। वो आई गेस एक जगह तो था कि वो उसमें ग्राम्स में गिवन था और न्यूटन पर केजी था, तो वो तो मैंने कन्वर्ट किया था। हाँ बस ठीक है। तो इट वरना और इज तो कहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं यार, एक ही स्टूडेंट ने खाली पूछा तो बहुत मुझे सिली क्वेश्चन था वो, खैर चलो कोई बात नहीं, हो जाता है एग्जाम की टेंशन में। ठीक है, तो 400 ग्राम है आपका। ये ग्राम क्यों आ रहा है, फोर्स में लिख तो रहा हूँ ऐसे दिखाने के लिए, कहीं लिखना नहीं, क्योंकि बेसिकली हमने फोर्स कंसिडर ही नहीं किया, हमने मास कंसिडर किया है। हमने कहा भाई ये 200 है, इसको अब मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, फिर यहाँ पर एफ, यहाँ पर साइड में ये एफ है, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो इसका मास इंटू 10 करोगे तो 10 से 10 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली वही वैल्यू लिख दो जो वैल्यू चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ तो कोई वर्किंग शो करने की तो जरूरत है नहीं। आप आते हैं, वेयर ऑन द ग्राफ इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर एन इलास्टिक सॉलिड। अच्छा, इलास्टिक एट सॉलिड पी। एट पी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से आप देखें राइट फ्रॉम दिस पॉइंट आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ग्राफ कर्व जो है उसकी शेप चेंज हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो जहाँ से शेप चेंज होगी वहां पर वो होगा आपका लास्ट लिमिट ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है भाई, एट पी। अ सील्ड गैस syringe contain a fixed mass of gas। फिक्स मास है इसके अंदर, ये पिस्टन है, इसकी गैस है सील्ड एंड। पिस्टन मूव एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल्स। पिस्टन मूव किया है, वॉल्यूम डबल है, इसका मतलब पिस्टन को आपने बाहर निकाला है। द टेम्परेचर ऑफ द एट गैस डज नॉट चेंज, यानी कि बॉयज लॉ है, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली P1 V1 हाफ हो जाएगा। P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। तो इफ योर वॉल्यूम इज डबल्ड, ठीक है, 2V हो गया, तो 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, ये बॉयज लॉ की एप्लीकेशन है, तो हाफ, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। गुड।
विच एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इज करेक्ट? प्रेशर की इससे आसान बी। सवाल हो सकता है। फोर्स बाय यूनिट एरिया 11 is B. At a depth D in seawater, the total pressure experienced by a diver is 2P. Okay, यानी कि कोई भी P की वैल्यू उसका ट्वाइस है एक डेप्थ D पे, ठीक है। Where P is atmospheric pressure, is atmospheric pressure. At which depth is the pressure 4P? यानी कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ से ना प्रेशर, तो ये 4P किस डेप्थ पे होगा? तो ये आपके पास अगर ये D है, लेट मी चेक इट, इतना सिंपल लग रहा है। At a depth of D in seawater, आपके पास प्रेशर कितना है? प्रेशर है 2P, यानी कि ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी आ भी रहा होगा ना, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा कि 4P किस पे होगा? 4P का मतलब ये है कि आपका एटमॉस्फेरिक सिंगल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपनी जगह स्टैंड कर रहा होगा, ठीक है। ये D जो है आपका, ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा किस लेवल पे? ये 3D पे चला जाएगा एग्जैक्टली। अभी ये D है ना, ये 3 टाइम्स D पे जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 3P प्रेशर होगा और एक प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा जो कि ऑलरेडी लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है D से। P इज इक्वल्स टू ρ GH, सही है। तो अगर तुम्हारी डेप्थ बढ़ेगी जितनी, उतनी ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर भी होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2P था जब आपके पास डेप्थ D थी, तो यानी कि ρ GH, P इज इक्वल्स टू ρ GH, यानी H was D, प्रेशर वॉज 1P, सही है। और एडिट कर दो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से आ रहा है, वो तो हमेशा ही आएगा एटमॉस्फेयर से, सही है। अब इस केस में क्या हुआ, आपने देखा 1P पे 1D है, तो 3P पे 3D होगा, ठीक है। तो 3P पे आपने 3D का प्रेशर लगा दिया और एक प्रेशर ऊपर से आ रहा होगा 1P ऑलरेडी, क्योंकि हमेशा आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 3D पे 4P का प्रेशर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3D यानी कि C, सही है। सही है सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर, समझ गई। थोड़ा सा इसमें वो है, ये ट्रिकी है, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा ये, कि हमने कहा भाई 1D इसकी डेप्थ है, लेकिन यहाँ प्रेशर तो 2P है। क्यों है? क्योंकि 1P हमेशा ऊपर से लगेगा जो एटमॉस्फेयर ओपन ओपन है, और D की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वो 1P लग रहा होगा, तो टोटल प्रेशर हो गया 2P। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई टोटल प्रेशर 4P है, तो 4 में से पहले 1 तो माइनस कर दो, वो तो ऊपर से लग रहा होगा, यानी कि टोटल प्रेशर 3P है। अब आपको पहले लेना है, तो 3P कितना होगा? 3D पे होगा ना, क्योंकि 1D पे 1P है, तो 3D पे 3P होगा, सही है। 3P प्लस 1P फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो यानी कि आपका आंसर 3D होगी, सही है। दिस विल बी आंसर। अब आते हैं, द वर्क डन बाय अ फोर्स F ऑन अ बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग F बाय क्वांटिटी Q। ठीक है भाई, वर्क डन आपको कह रहे हैं कि F को Q समझ रहा है, Q का डिस्टेंस होगा आपका। व्हाट इज, अच्छा सिंपल सवाल, द डिस्टेंस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब ये होना चाहिए अपने आप का। ए होगा ना सर? हाँ बिल्कुल सिंपल है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब तक लिखने का ना लगे तब तक ना लिखा हो, ये होगा। सम सोलर पैनल्स हैव अ टोटल एरिया ऑफ 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने वाला है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। तो ये भाई टोटल एरिया ऑफ 12 मीटर स्क्वायर, each 1 meter square of the panel receives 0.85 kilojoule of energy from the sun in 1 second. Okay, the efficiency of the panel is 16%. ठीक है, हाउ मच पावर डू दे प्रोड्यूस? ठीक है, यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने लगाना है। आपको पावर प्रोडक्शन की बात की जा रही है, यानी कि आपको यूजफुल पावर की बात की जा रही है, सही है। तो एफिशिएंसी का अगर आप लगाते हो फॉर्मूला, तो पी आउट ओवर पी इन, ठीक है, इंटू 100। सर मुझे ए लग रहा है। एक में कन्वर्जन कर लेते हैं ना उसको, पावर आउटपुट और पावर इनपुट। तुम्हें पावर इनपुट गिवन है, पावर आउटपुट निकालनी है, एफिशिएंसी गिवन है। पावर आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी है तुम्हारी? 16% है। 16% इंटू आपकी पी आई कितनी है भाई? तुम्हें दी हुई है कि 12 मीटर स्क्वायर का एरिया है टोटल, और कहा ही जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पैनल रिसीव 0.85 किलो जूल फ्रॉम द सन इन 1 सेकंड।
ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई 0.85 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 0.85 को अगर हम मल्टीप्लाई कर 10.2। 10.2 बन रहा है। ओके ठीक है, और 1 सेकंड में है तो बात खत्म ही हो गई ना। 10.2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 16 को। करो जरा आंसर बताओ, डिवाइड बाय 100 भी करना। सर 1.632, तो ए होगा। क्या आ रहा है आंसर? 1.632। 16 into 10.2 divided by 100 is 1.632. Your answer should be A. सही। क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में किसने में वैल्यूज गिवन है, किलो जूल है ना, तो किलो वाट होंगी। सही है, तो फिर सही आंसर, क्योंकि आपको जो एनर्जी गिवन है वो किलो जूल में गिवन है, और तभी आपका आंसर भी किलो वाट में आएगा। सही है, अगर एनर्जी जूल में गिवन होती ना तो ये आंसर सही नहीं होता। तो योर आंसर इज 1.6 किलो वाट। अच्छा सर 2 मिनट देना, होल्ड करना, मुझे एक काम है जरा, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। ओके चलो, तो ये सारी कैलकुलेशन है हमारी 1.6 किलो वाट। देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1.6 किलो, मैं किलो वाट इसी देख रहा था क्योंकि यहाँ पे किलो जूल है कि नहीं। अगर यहाँ जूल होता ना तो ये आंसर सही नहीं होता आपका। सही है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई, क्लियर है, आगे चलते हैं। अ कॉपर रॉड इज हीटेड एट वन एंड। ठीक है भाई, कॉपर रॉड को एक एंड से आपने हीट किया, तो ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ हीट ट्रांसफर अकर्स इन द कॉपर। ठीक है, एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल मूव कूलर। हाँ डी होगा सर। पढ़ने तो एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल फ्रॉम कूलर टू एंड टू द हॉटर एंड, गलत। एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉटर टू एंड टू कूलर, एनर्जेटिक copper molecules, na. Free electron move from cooler end to the hotter end, or energetic free electrons move from hotter end to the cooler end. Cooler से hotter से copper molecules, ना। ठीक है, डी है। एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो हालांकि बहुत क्लोज एनफ है ये वाले। ये देख रहे हो, बी और डी जो है इन दोनों में डिफरेंस कम है काफी। यहाँ पे सिंपल कैच ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर स्टूडेंट कॉपर मॉलिक्यूल लिख देते सिंपली तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग है काफी स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ा करो ताकि क्लैरिटी रहे। जल्दबाजी में आंसर ना अक्सर ओवर स्मार्टनेस में रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो आपका आंसर डी है। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर is here, mercury, construction, bore and glass tube. Which factor affects the sensitivity of the thermometer? कंस्ट्रक्शन नहीं करता, डायमीटर ऑफ द बोर करता है, बिल्कुल सही। लेंथ बी। और रेंज को करता है। हाँ, थिकनेस ऑफ द ग्लास ट्यूब, सेंसिटिविटी, डायमीटर ऑफ द बोर। सेंसिटिविटी की बात हो रही है तो ना। सेंसिटिविटी बल्ब, लार्जर बल्ब से होती है और नैरो बोर से होती है, यस। हम्म, सर थिकनेस ऑफ ग्लास दूसरा ट्यूब भी हो सकता है, ये डी भी मेजर हो होगा। सकता है। थिकनेस ऑफ ग्लास ट्यूब, सॉरी वो नहीं है, बल्ब नहीं है ना, तो बी होगा। देखो यहाँ भी कंफ्यूजन है, अगर यहाँ स्टूडेंट इसको ग्लास ट्यूब की जगह वो ले लेता, बल्ब ले लेता, तो वो गलत कर अच्छा देता। वो बोर, हाँ सही। हाँ बी है यहाँ पर। देखो ग्लास ट्यूब तो ये है ना, ये थोड़ी है, ये जी सर होता है, समझ गई। होता है बल्ब इसका थे। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर है। विच रो इज करेक्ट फॉर अ अभी थर्मोकपल थर्मामीटर। क्या बोल रही हो? सर इसका तो डी है, हाई टेम्परेचर भी मेजर करता है, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिविटी। क्विकली भी करता है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसका आंसर सिंपली आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी? हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, नहीं विदाउट सी। मल्टीप्लाइंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर बॉडी बाय 1 डिग्री। अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, नहीं मास का है, मास एब्सेंट नहीं है। नहीं, हीट कैपेसिटी है। सॉरी, हीट कैपेसिटी, अच्छा स्पेसिफिक हीट नहीं है। बी है सर, फिर बी है, बी है। बी है, सही है फिर तो। स्पेसिफिक हीट नहीं है तो फिर बी, 18 बी। अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक हीट होता तो यहाँ पर मास का जिक्र होना चाहिए था, तो फिर सी होता। हाँ, तो ये होता 1 kg, सी होता फिर। वेरी गुड। स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज करेक्ट। वाटर की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से आपसे कह रहे हैं करेक्ट है? एट द बॉइलिंग पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। सेम, सही बात है, वही होगी क्योंकि आपके पास वो मूवमेंट नहीं हो रही। एवेपोरेशन अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, ये तो दूर की बात है। वाटर मॉलिक्यूल बिकम हेवियर व्हेन वाटर फ्रीजेस, नो, वाटर मॉलिक्यूल लूजेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन वाटर फ्रीजेस। ए इज योर आंसर।
ए में ए ही सबसे रेलेवेंट आंसर है और इसके अलावा कोई कंफ्यूजिंग है भी नहीं। एट बॉइलिंग जी पॉइंट सर। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द सेम काइनेटिक एज द लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे मूवमेंट नहीं होती, सारी जो टेम्परेचर है वो स्टेट चेंज में यूज हो रहा होता वो लेटेंट हीट हो जाती है। है, लेटेंट हीट हो जाती है। वेरी गुड। अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक ए। refracts as it moves from the deeper water into shallow water। तो डीपर से शैलो वाटर में अगर आप जाते हो, व्हाट हैपेंस टू स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एज मूव। ठीक है, स्पीड आपकी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर आपका क्लिक कर गया, राइट है। स्पीड डिक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी स्टेज कांस्टेंट। लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम अ लिक्विड इनटू एयर। लिक्विड से एयर में लाइट जा रही है आपके पास। कह रहे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट मूविंग फ्रॉम एयर टू लिक्विड इज 1.4। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लिक्विड? कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर 1 मिनट। सर ये मेरा कैलकुलेटर रेडियन में था, सॉरी। रिफ्रैक्टिव एंगल जो है आपका जो है 32 है। इसको जो है हम एंगल को ले लेंगे ये वाला, क्योंकि नॉर्मल से ही आएगा। ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So it will be 90 minus 32. It will be 58 degree. तो यूज करो। क्या कह रही हो? हेलो? सर कैलकुलेटर ना बार बार मैथ एरर दिखा रहा है। मैं तरह दिखा रहा है, तुम एक काम करो, तुम इसको एक काम ये करो कि ये, अच्छा वो है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं ना, इसको रेसिप्रोकेट करो। 1/1.4 करो और इंटू 58 करो। बेसिकली देखो यहाँ पर जो कैच है ना वो ये है कि ये हमने टेंसर और रेड मीडियम चेंज हो गया ना। हमने तो नॉर्मली ये दिखा है कि हमारा रेड मीडियम में टेंसर जब जाता है ना तो साइन आई हम ऊपर लेते हैं, साइन आर हम नीचे लेते हैं। यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ टेंसर मीडियम, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम इसको 1/n ले लें। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो हम हमेशा रेशियो लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द टू वैल्यू। ठीक है, तो इधर मैंने n की जगह 1/n ले सर लिया ये सर। और वहां पे मैंने अपने फॉर्मूले को चेंज नहीं किया, साइन आई अपॉन साइन आर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आर जो है मेरा, बेसिकली ये कांस्टेंट निकालना है मुझे। ठीक है, और साइन आई मैंने पुट कर दिया है कितना, 32 माइनस किया ना, तो ये 38। ये आपको निकाल लोगे ये, और ये आपने ले लिया कितना, ये हो जाएगा आपका 1.4। तो योर आंसर वुड बी एंगल आई आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1, ऊपर क्या है, 38/1.4। साइन इनवर्स 38/1.4, ये आपका आंसर 37 आ रहा है, राइट? ऐसे ही, जी। तो 37 डिग्री इज योर पार्ट बी। अच्छा भाई, हमारे पास अ रे ऑफ रेड लाइट इन एयर एंटर द सेमी सर्कुलर ब्लॉक। सेमी सर्कुलर ब्लॉक में एंटर हो रही हुई डायग्राम शोज द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द रे। अच्छा भाई, ये रिफ्लेक्शन तो किसी में भी नहीं हो रही सिवाय इसके, तो इसका मतलब इसमें भी हो रही है। अच्छा, इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, इसमें एंगल मेंटेन नहीं हो रहा। इसमें रिफ्रैक्शन भी हो रही है, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब सर योर डी लग रहा है मुझे। डी डी इज योर आंसर, राइट। ये पूरी रिफ्लेक्शन भी हो रही है और सही।
रिफ्रैक्शन भी हो रही है, तो डी आपका आंसर है। विच स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन विजन इज करेक्ट? ह्यूमन विजन में आप देखते हैं नॉर्मल आई द इमेज ऑफ द रेटिना इज मैग्नीफाइड इन अपराइट, नहीं भाई नॉर्मली आता है। लॉन्ग साइड आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, पीछे जाते हैं। शॉर्ट साइडेड प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस, नो। शॉर्ट साइडेड करेक्टेड बाय यूजिंग अ डी। डाइवर्जिंग लेंस, बिल्कुल डी है। व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म and forms a spectrum, ठीक है। The rays in the air are labeled, okay। Which diagram shows the how the white light is dispersed by the prism? देख ले भाई, यहाँ सी। पे white light आई, ये रेड वायलेट है, ठीक है। सब जा तो सब रही है, लेकिन सी है, ओके। सी इज योर आंसर, क्योंकि एक्चुअल पैटर्न आपके पास जो डिस्पर्शन का है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हर जगह स्ट्रेट लाइन है, जो कि गलत है, ठीक है, इन दोनों में तो। अच्छा, यहाँ पर स्प्रेडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न गलत है। वॉयलेट पहले दे दिया, रेड बाद में दिया रखा, रेड पहले। रेड कम डेविएट करती है, वॉयलेट ज्यादा डेविएट करती है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं साउंड फ्रॉम अ शिप इज रिफ्लेक्टेड बाय अ क्लिफ, ठीक है। एन इको इज हर्ड बाय द सेलर ऑन द टॉप of the ship 4 seconds after the sound is made. The speed of the sound in air is 320 meters per second. ठीक है भाई, इको जो है वो 4 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है उसको। स्पीड जो है 320 है। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, v is equals to d upon 2d upon t। बी होगा। तो आपने डिस्टेंस से निकालना है, सॉरी सर 320 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बिल्कुल। d is equals to 640 आ जाएगा। 640 आ रहा है। v आपकी कितनी, 320 टू टाइम कितना 4 है, डिवाइड बाय 2 है, 2 उनका 2 होगा 320 to 640 मीटर। 640 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। And x of a metal rod attracts the north pole of a compass needle, ठीक है भाई। एक कंपास की नीडल है, एंड एक्स ऑफ अ मेटल रॉड नॉर्थ पोल, यानी कि वहाँ साउथ बन रहा होगा, ठीक है। Which statement about the rod is correct? It is made up of copper that is not initially, अगर कॉपर तो नहीं है ना, कॉपर आपका वो नहीं करता, मैग्नेटिज्म नहीं स्टोर करता। ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। स्टील में देख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्टील दैट इज नॉट सी सर, सी। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये नहीं हो सकता। सी सर इज क्योंकि मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है ना। इंड्यूस हो जाता है, वेरी गुड। तो सी इज योर आंसर। इनिशियली मैग्नेटाइज नहीं होगा, तभी तो इंड्यूस होगा उसके अंदर। इंडक्शन तो अच्छी खासी पढ़ ली है ना, मैग्नेट इंडक्शन सब पढ़ लिया ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आया नहीं। हाँ, जी सर। वैसे फॉर्चुनेटली है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन तैयारी तो सबने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छी बात है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियर अ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट की सर सर्कल से डिनोट होती है क्या, ये क्या कह रहा है, वायर की? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है नहीं सर, ये। मैं वायर की पूछ रही हूँ, अगर वायर हाँ, की पूछ वायर, रही हूँ तो क्या सर्कल वायर से की डिनोट होती है? सर्कल से वो होती है, मैग्नेटिक सही है फील्ड सर, होती है, उसमें मैग्नेटिक पेपर फील्ड में होती वायर का ही पूछा था मैंने, है। वो सर्कल हाँ ही बनाए थे। सही है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वायर स्ट्रेट लाइन होगा तो सर्कल ही बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ मैंने यही बनाया था। सही है। यहाँ तो सिंपल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, टूवर्ड्स की फील्ड होगी ना। पॉजिटिव से जी नेगेटिव जाता वही। है, अवे की फील्ड होगी, नहीं पॉजिटिव सर, नेगेटिव है। बाहर ही आएगा जी। ये वाली होगी, ए वाली, हाँ जी। ठीक है। नेगेटिव की टुवर्ड्स होती है, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव के अवे, नेगेटिव की टुवर्ड्स, दिस विल बी आंसर ए। ये तो वो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाय स्ट्रेट वायर ऑफ कंडक्टर, सीडी। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज, एक सेकंड होल्ड करना, मैं सेशन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, 2 मिनट रह गए ना, अब बीच में ब्रेक हो जाएगा, ज्वाइन कर लो तुम।